Hello and welcome back to Canvas IQ guys. Hope you all doing well in your life. So आज हमारी आखिरी वीडियो रहेगी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की और इसमें मैं अपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फ्यूल सेल, एंड जो दूसरा है हमारे पास वो है कोरोजन। ठीक है, तो पहले फ्यूल सेल को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं फ्यूल सेल के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि क्यों इतना ज़रूरी हो गया कि मैं आखिरी वीडियो में इसको ऐड नहीं किया और इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आया। भाई ये वीडियो भले ही कम मिनट की रहेगी, बट इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो फ्यूल सेल एक इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है साइंटिस्ट के थ्रू बनाया हुआ कि ये कंटिन्यूसली ना आपकी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। और ये कब तक जनरेट कर सकता है? जब तक इसको फ्यूल्स मिलते रहे। फ्यूल्स किस टाइप के होंगे? जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि मीथेन, जैसे कि आपका मेथेनॉल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब यार अगर इसको फ्यूल मिलता रहे ना तो कंटिन्यूसली आपका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता ही रहेगा यार। तो सोचो मतलब कितना साइंटिस्ट का हाई लेवल की इन्वेंशन होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और एक और चीज बताता हूँ आपको, उससे आप समझ सकते हो कि कितना तगड़ा सिस्टम है इसका। भाई नासा वालों ने फ्यूल सेल का यूज किया था अपने एक प्रोजेक्ट में, जो अपोलो स्पेस का उनका एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो उसमें नासा वालों ने फ्यूल सेल को यूज किया था और इसी फ्यूल सेल के थ्रू उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट को पावर दी थी, मतलब पावर सप्लाई किया था, एंड खाने का बंदोबस्त किया था फ्यूल सेल्स के थ्रू, पीने का पानी दिया था फ्यूल सेल्स के थ्रू। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए। मतलब साइंस की हिस्ट्री में देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है हम लोगों के। ठीक है, और आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि नासा वाले इसको यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट्स को खाना देने के लिए। कहाँ पे? स्पेस सेंटर में। समझ रहे हो? अपोलो स्पेस सेंटर में। तो सोचो ना, पावर देने के लिए फ्यूल सेल, खाना देने के लिए फ्यूल सेल, पीने के पानी के लिए फ्यूल सेल। ठीक है, और जब इसके एडवांटेज यूजेस पढ़ोगे ना आप, तो उसमें समझ में आएगा कि तो पॉल्यूटेंट फ्री भी है। बढ़िया है भाई, कोई आपका खतरनाक से टॉक्सिक सी गैस साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज नहीं हो रही है। तो सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो को सेपरेट लेके आया हूँ और मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल होता है एक्चुअली में हमारे पास, फ्यूल सेल जनरेट करते हैं, केमिकल एनर्जी के थ्रू जनरेशन होती है इनकी। ठीक है, बाद में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट कैसे? ध्यान से देखो, जनरेट केमिकल एनर्जी किसके थ्रू जनरेट करते हैं? जब कंबशन होता है। और कंबशन किसके साथ होता है? फ्यूल्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इस टाइप। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जब ये केमिकल एनर्जी आपकी जनरेट होती है तो यही बाद में जाके किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेफिनेशन। अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर पहले मैं आपको इसके थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ, देन उसके बाद में चिंता मत करो, स्ट्रक्चर में मैं अच्छे से पहले मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, एनोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम क्या है, कैथोड में क्या हो रहा है, और ओवरऑल रिएक्शन तो ईजी वो कर ही लो। ठीक है, अब देखो एनोड साइड दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड साइड एंड कैथोड साइड। एनोड साइड में नेगेटिव, कैथोड साइड में पॉजिटिव, ये हमको पता है अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखना, एनोड साइड में एक स्लिट लगा हुआ है, तो इसके स्लिट मतलब तो थोड़ा सा गैप, उसके थ्रू मैं हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा हूँ? सप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से ऑक्सीजन गैस को सप्लाई कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो जब हाइड्रोजन गैस सप्लाई होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एनोड साइड में हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है? स्प्लिट होता है दो चीजों में, एक कैटायन की फॉर्म में H+ की फॉर्म में और एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अब यहीं पे जो एनोड पार्ट होता है हमारा, यहाँ पे एक्चुअली में हम एज अ कैटेलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम, और प्लेटिनम को हमारा कोट किया जाता है, एनोड टर्मिनल को हमारा प्लेटिनम कोटेड किया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो शी के केस में पढ़ा होगा आपने, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ रहे थे, उसमें आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि मैं कह रहा था कि जब ना हम एक जो अंदर का जो हमारी ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, उसके एंड में, इलेक्ट्रोड के एंड में हम ना प्लेटिनम कोट कर देते हैं, ताकि अगर हम हाइड्रोजन गैस को डालें तो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कौन कर ले? प्लेटिनम। क्योंकि प्लेटिनम की खास बात क्या होती है? वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एनोड साइड में हम प्लेटिनम कोटेड का यूज करते हैं, और ध्यान रखना प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, यहाँ पे दो टाइप की मूवमेंट होती है। एक होती है ये जो देख रहे हो, ये बीच का पार्ट मेम्ब्रेन, ये जो बीच का पार्ट है इसको हम एक मेम्ब्रेन बोलते हैं, पॉलीमर मेम्ब्रेन, गेट समझ। इसके थ्रू जो हमारी चीजें पास हो रही है वो होता है हमारा H+ आयन। मतलब मेम्ब्रेन या फिर ये जो पॉलीमर देख रहे हो आप, ये इसके थ्रू सिर्फ H+ आयन ही आपका क्या हो सकता है?
पास हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स करता है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स करता है कि भाई मेरे थ्रू तो मत आ, मैं तो नहीं जाने दूंगा, दूसरा रास्ता ढूंढ ले। समझ रहे हो? तो अब इलेक्ट्रॉन की मजबूरी हो गई है, क्योंकि भाई अगर रिएक्शन करनी है तो इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ जाना पड़ेगा। आ रहा है दिमाग में? समझ रहे मेरी बात? भाई इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना पड़ेगा ना, कैसे जाएगा? तो एक्सटर्नल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। समझ रहे हो? एक्सटर्नल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है एनोड टू कैथोड, तब जाके हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है, तब जाके हमारी रिएक्शन अप्लाई होती है। समझ रहे हो? और ये जो अंदर का पार्ट होता है ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई भी यूज कर सकते हो, NaOH, एक्वस, KOH, कुछ। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर था। सेम मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे एनोड पार्ट में क्या हो रहा है, सप्लाइड H2 गैस कोटेड विद प्लेटिनम कैटलिस्ट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्प्लिट होता है आपका प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, ये भी मैंने अभी आपको बताया। जो H+ आयन होता है वो पास हो जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू, बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाना पड़ता है। और जब वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाते हैं ना, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, तभी जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। देखो, क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, एक और चीज, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है वो कौन सा, आप देखो, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होता है, स्पेशल पॉलीमर होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है स्पेशल पॉलीमर की। जैसे वो SPM के बारे में सुना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में आपने पढ़ा होगा। SPM में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिर्फ किसी ही चीज को आने देती है, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आने देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को रोक के रख देती है। सेम यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे जो स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन है ये किसको अलाउ करती है, सिर्फ H+ आयन को अलाउ करती है। समझ रहे मेरी बात को? इट ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। मतलब जो मेरी ये स्पेशल पॉलीमर मेम्ब्रेन है, जो कि मेरा एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रही है, ठीक है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर देती है कि रुक जा, थम जा, तो मेरे थ्रू तो पास नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल पाथ लेना पड़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल पाथ लेता है तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो ये तो था मेरा एनोड का पार्ट, ये था मेरा इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको इसको तुरंत पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैथोड का पार्ट एंड ओवरऑल रिएक्शंस को मैं उसमें मेंशन करूंगा कि ओवरऑल रिएक्शन हमारी फ्यूल सेल में क्या होती है, इसके मैं यूजेस मेंशन करूंगा एंड एप्लीकेशन मेंशन करूंगा। ठीक है, तो तुरंत इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अब इसका सेकंड पार्ट समझते हैं फ्यूल सेल का। एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट तो आपने समझ लिया, अब हम समझते हैं कैथोड पार्ट क्या होता है। देखो, कैथोड पार्ट में क्या हो रहा है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल हो रहा था एनोड से, जब जो हाइड्रोजन ने लूज किया था, जब हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ, ठीक है, तो कैथोड में खास बात ये होती है, पहली तो हमको ऑक्सीजन गैस सप्लाई होती है वहां पे, या फिर ऑक्सीजन गैस हमको मिलती है कहाँ से, एयर से। समझ रहे हो कहाँ से मिलती है, एयर से, पहली चीज। दूसरा, कैथोड में क्या होता है ना कि बहुत सारी रिएक्शन मिक्सअप में हो जाती है, बहुत सारी इन द सेंस कि हाथ से ज्यादा सारी नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक साथ कंबाइन होकर पूरी रिएक्शन ही कर देती है। अब वो क्या होती है, आपको याद होगा एनोड साइड में दो चीजें होती है, हाइड्रोजन दो चीजों में स्प्लिट हुआ था, एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन में। तो जो H+ आयंस होते हैं जो मेम्ब्रेन के थ्रू आए हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आए हुए हैं, वायर के थ्रू, वो दोनों के थ्रू कहाँ पहुंचता है, कैथोड में, और रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, तब रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो अगर आपको जनरली रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन होती क्या है इसमें, तो एनोड साइड में हमारी रिएक्शन होती है ये, जब हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और H+ आयन के फॉर्म में भी आपका स्प्लिट हो जाता है। कैथोड साइड में क्या हो रहा है, अब जो एयर से ऑक्सीजन गैस है वो जब मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो गया है H+ आयंस, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे H+ आयन के थ्रू, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं वाटर, 2 मोल्स ऑफ H2O। जो ये होता है वाटर, जो कि हमारे लिए क्या होता है, पॉल्यूटेंट फ्री होता है। अच्छी चीज तो यही है। ठीक है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है मेरे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं, और बहुत सारी अमाउंट में हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देती है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट। तो यही है मेरे पास इनकी मेन रिएक्शन। देखो कितनी अच्छी चीज है ना, वाटर मिल रहा है हमको साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन, अब देखो एप्लीकेशन समझो।
एप्लीकेशन पे फॉर्म में मैंने वही बोला, नासा स्पेस शटल, वही एस्ट्रोनॉट को खाना पानी पावर देने के लिए यूज़ किया गया था फ्यूल सेल्स को। ठीक है, दूसरा क्या है, यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होता है फ्यूल सेल, खास करके एक एग्जांपल होता है टोयोटा मिराई का। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, उसमें फ्यूल सेल यूज़ करा, वो हाइड्रोजन बेस पे चलती है। और पता है रिलीज क्या करती है, एमिशन उसका ऐसा कुछ नहीं कि एमिशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का उसका, विदाउट एमिशन है, बट रिलीज क्या करती है पता है, वाटर, H2O। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है ये भी काफ़ी, कि तो मेरा ही आपको फ्यूल सेल पे चल रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस पे चल रही थी, और रिलीज धुआं के बदले पता है क्या छोड़ रही है, पानी। सही है ना। बैकअप पावर, बैकअप पावर के फॉर्म में भी यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जैसे कभी ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, ठीक है, या इन्वर्टर में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में हम बैकअप पावर के फॉर्म में हम हॉस्पिटल्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेटा सेंटर्स में, जनरली ज़्यादातर डेटा सेंटर्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, पोर्टेबल मिलिट्री डिवाइस, चलिए भाई, तो पोर्टेबल मिलिट्री डिवाइस इसको समझता है, जैसे कि सर्विलियंस ड्रोन होते हैं, इनक्रिप्टेड टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, बैटरीज होती हैं, क्योंकि वो ना हैवी बैटरी को ले जाना उनके लिए दिक्कत होती है जब वो इधर से उधर सोल्जर्स मूव करते हैं, तो क्या करते हैं वो फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी लाइट वेटेड होती है और लॉन्ग टर्म तक यूज़ होने वाली होती है। सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो मेन रीज़न यही है कि पोर्टेबल डिवाइस मिलिट्री में इसका यूज़ किया जाता है फ्यूल सेल का। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, सर्विलियंस ड्रोन हो गए, इनक्रिप्टेड टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, समझ रहे हो, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो यूजेस एंड एप्लीकेशन में, आप इनके अलावा मतलब अगर आपको और भी अच्छे याद होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये 4 याद रख सकते हो आप एप्लीकेशन एंड यूजेस में। की फीचर्स, जो की एडवांटेज या फीचर्स होते हैं हमारे फ्यूल सेल के, वो क्या क्या होते हैं। एक तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, मतलब चलाते रहो यार बढ़िया लंबे समय तक, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरा, पॉल्यूशन फ्री यार, सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे, मतलब इतनी ज़्यादा कार है, इतना ज़्यादा स्कूटी है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पेड़ अलग कट रहे हैं, है ना। तो उस केस में हमको कुछ ना कुछ तो एक ऐसा, सुना है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें यही है यार, आपको पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें थोड़ा कम करनी पड़ेगी, और ई व्हीकल्स पे आना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, जो पॉल्यूशन को कम करती है। ठीक है, जो कि इतनी आसानी से होगा नहीं, पता ही है आपको, इंडिया ही इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं हो पाती। और नो पॉल्यूशन मतलब ओनली वाटर। अगर कोई भी आपके पास ऐसी व्हीकल है जिसमें फ्यूल सेल यूज़ हो रहा है, तो उसमें यार धुआं तो छोड़ दो दूर की बात है, उसमें सिर्फ क्या रिलीज होगा, पानी रिलीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पे चलेगी। साइलेंट ऑपरेशन, सबसे मेन चीज़ है ना, नॉइज़ कम हो जाएगी। कितना नॉइज़ होता है, लोग यहाँ कभी देखने, कोई बुलेट की आवाज़ करके चल रहा, कोई बाइक भगाते हुए जा रहा, कोई गाड़ी का शोर शराबा, ठीक है, कहीं जनरेटर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, इतनी तेज़ी से चल भी रहा होगा तो शादी बारात में, है ना। तो अगर फ्यूल सेल का यूज़ होगा तो सबसे मेन चीज़ क्या है, साइलेंट ऑपरेशन, बिल्कुल शांति से काम करता है। नॉइज़ पॉल्यूशन को भी, भाई सिंपल वैसा नॉर्मल पॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा, एयर पॉल्यूशन की, वैसे नॉइज़ पॉल्यूशन में भी आपका रिडक्शन कर सकता है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी फ्यूल सेल का यूज़ करना। लास्ट होता है लॉन्ग रन टाइम, ये तो आपको मैं समझा ही चुका हूँ कि फ्यूल सेल लॉन्ग रन टाइम के लिए ही यूज़ होता है। कब तक, जब तक इसको फ्यूल मिलते रहे। समझ रहे हो मेरी बात को भाई, आप इसको फ्यूल देते रहो, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। फ्यूल जैसे कि नहीं देखो तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि नेचुरल गैस के फॉर्म में चलता है, जैसे CH4 हो गया आपका, हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है, मेथनॉल। मेथनॉल नेचुरल गैस नहीं होती, बट मैं बता रहा हूँ बनती जिससे है, वो तो नेचुरल गैस ही होती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा फ्यूल सेल का, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि फ्यूल सेल क्या होता है, उसके एप्लीकेशन या यूजेस क्या क्या होता है, या फिर कभी आपको केस बेस्ड स्टडी में दे दिया कि हॉस्पिटल्स के में बैटरी, जो हॉस्पिटल्स में बैकअप्स में क्या यूज़ होता है, तो आप बोलोगे फ्यूल सेल्स होता है। पोर्टेबल आर्मी डिवाइस में क्या यूज़ होता है, ठीक है, आप बोलोगे फ्यूल सेल यूज़ होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा सेल है जो आप पॉल्यूटेंट फ्री यूज़ कर सकते हो, फ्यूल सेल। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकते हैं आपको, और सबका आंसर सेम रहेगा, फ्यूल सेल। ठीक है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इस चैप्टर का, जो कि है पुरुष। ठीक है, इसका यूज़ कर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसकी तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा ना इस तरीके से समझते हैं कि ह्यूमन नेचर आपको पता है क्या होता है, ऑब्जर्व करने। भगवान ने आंखें दे रखी है, तो हम लोग ना देखते हैं फिर ऑब्जर्व करते हैं।
तो कभी ना कभी आप लोगों की भी नज़र ऐसे पड़ी होगी कि मेटल के सरफेस पे एक रेडिश ब्राउन कलर की पेंट हो जाता है या फिर कलर शो देखने को मिलता है। पेंट तो नहीं बोलूँगा, कलर शो देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर ब्लैक कलर का मेटल है तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर का कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। या फिर चलो ये अगर एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा तो बाइक हर कोई चलाता होगा, स्कूटी हर कोई चलाता होगा, तो जो साइलेंसर होता है उसके पीछे अंदर साइलेंसर के अंदर देख रहा हूँ, साइलेंसर तो ब्लैक रहता है या कोई अलग कलर का रहता है, लेकिन अंदर से उस पर रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्म होने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, यही तो है कोरोजन, यही तो है जंग लगना। ठीक है, कोरोजन का पार्ट होता है जंग लगना। जंग लगना मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि कोरोजन ही मेरा जंग है, क्योंकि कोरोजन तो अलग 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 टाइप के होता है, वो मैं सारा डिस्कस करूँ। बट यहाँ पे क्या है कि जनरली जो कोरोजन है उसमें हम बेस्ट एग्जांपल समझते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का, और उसी के थ्रू समझते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है? जब एक फार्मूला डिराइव होता है या फिर जब एक फार्मूला हमारे पास बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला Fe2O3.XH2, ये कोरोजन का जनरल फार्मूला है। और ज़्यादातर जो कोरोजन होता है वो रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में हम करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम वही करेंगे, बट मैं आपको साथ में इसके साइंटिफिक रीजंस भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, मेटल जल्दी कोरोजन को क्यों पकड़ता है। ठीक है, एंड उसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अलग अलग टाइप के कोरोजन क्या होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो सब कुछ समझेंगे। तो फिलहाल पहले यहाँ पे आते हैं कोरोजन की डेफिनेशन पे। ये होता क्या? इट इज़ अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे एक ऐसा डिस्ट्रक्शन जो कि मेटल के पूरे सरफेस को क्या कर दे, धीरे धीरे करके खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे कि इट इज़ अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल एंड ड्यू टू द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। कोरोजन कब होता है भाई? मेटल की सरफेस है तो उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, किसी न किसी वजह से हो जाएगी। तो किस वजह से हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन की वजह से, या फिर आसपास का उसका एनवायरनमेंट कैसा उसकी वजह से, है ना। अब डेफिनेशन के फॉर्म में तो आप कोरोजन को समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं जरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे, देखो। मेटल्स लाइक जैसे कौन कौन से ध्यान रखना, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर रिएक्टिव। हम सबको पता है कि जितने भी मैक्सिमम मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ये हम लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या यार, ये हवा, ये जो हमारे पास पानी होता है, ठीक है, गैस के फॉर्म में पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके कांटेक्ट में आना मॉइस्चर उसको कहते हैं। तो एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, O2, एयर में आपका ऑक्सीजन भी आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, और केमिकल्स, और अलग अलग टाइप के केमिकल्स, यार कुछ भी हो सकता है। दे रिएक्ट एंड फॉर्म अनवांटेड कंपाउंड्स। भाई वो मेटल के सर्फेस पर रिएक्ट करेंगे और कुछ अलग ही अनवांटेड टाइप के कंपाउंड्स को बनाएंगे। ठीक है, ऑन देयर सरफेस, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन की प्रोसेस होती है। तो ये तो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने बोल दिया आपको कि रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना, जो कि आपने मैक्सिमम हर तरफ देखा होगा, अपने घर में तो आपने देखा होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये कोई आपका क्या कहते हैं उसे, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं या फिर मॉडरेट रिएक्शन, ये कोई ऐसी नहीं होती है। ये एक्चुअली में बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे जो इसके बाद आने वाला चैप्टर है। 3 टाइप की रिएक्शन होती है ना, एक फास्ट होती है, एक मॉडरेट होती है, और एक बिल्कुल स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये स्लो रिएक्शन का ही पार्ट होता है, क्योंकि इतनी जल्दी जंग नहीं लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, वो मेटल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो देखो, इसमें मैंने एग्जांपल लिया जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो हो क्या रहा है हम अच्छे से समझते हैं। देखो, एनोड पे क्या हो रहा है पहले समझो। भाई आयरन का सरफेस था, मतलब मेटल का सरफेस, मेटल हमने आयरन ले रखा है, तो उसके सरफेस पे क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव, या फिर फेरस के फॉर्म में आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, Fe2+। ये जो प्रोसेस होती है किसकी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की। समझ रहे हो ना मेरी बात को, किसकी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की। अभी जो Fe2+ आयन्स है ना, ये क्या होते हैं, जब ये Fe2+ आयन बन जाते हैं तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब वाटर कहाँ से आता है, मॉइस्चर। वाटर कहाँ से आएगा, मेटल के सरफेस में मॉइस्चर। ठीक है, तो जैसे ही आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो आयरन के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से जो Fe2+ आयन बना है या फिर कैटायन बना है, ये क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और वाटर कहाँ से आता है, मॉइस्चर। तो ये तो मेरी एनोड की प्रोसेस थी। अब देखो जरा यहाँ पे कैथोड की प्रोसेस। अब कैथोड में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कहीं ना कहीं तो जाएगा, है ना, एट अनदर स्पॉट। अब वहीं पे
मेटल सेम है लेकिन स्पॉट अलग है। मेटल की सरफेस सेम है, स्पॉट अलग है। एट अनदर स्पॉट ऑन द सेम मेटल सरफेस वेयर O2 एंड H2O प्रेजेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था और जहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट था। अब ऑक्सीजन वाटर आ कहाँ से रहे हैं? अरे मॉइस्चर, ये एनवायरमेंट, एटमोस्फेयर से तो आ रहे हैं, समझ रहे? ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स एंड रिड्यूस ऑक्सीजन। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ भाई ने लूज किया तो वो ट्रैवल करके इस दूसरे स्पॉट पे है, और जैसे वो ट्रैवल करके दूसरे स्पॉट पे आया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। तो तुरंत क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब देखो जरा, इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक, जब थोड़ा बहुत जो वाटर होता है वो एसिडिक कैरेक्टर का ज़्यादा हो जाता है, एसिड्स बन जाते हैं जो थोड़ा बहुत, ठीक है, और वो आपस में रिएक्शन करके बनते हैं। तो थोड़ा बहुत, अगर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, एक स्लाइटली एसिडिक वाटर में और एक होती है न्यूट्रल वाटर। ठीक है भाई, वाटर दो टाइप के होंगे, या तो फिर स्लाइटली एसिडिक होगा या फिर थोड़ा सा मतलब, या फिर न्यूट्रल होगा। मॉइस्चर के फॉर्म के वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मॉइस्चर से आता है हमारे पास एटमोस्फेयर कंडीशन में। तो एसिडिक वाटर में हमारे पास रिएक्शन क्या चल रही है, जो O2 है ये क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे रहा, क्या कर दे रहा, गेन कर दे रहा, और क्या बना दे रहा है, H2। अरे एसिडिक था तो H प्लस आयन, ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक है तो H प्लस आयन तो रहेंगे। अब होता क्या है, न्यूट्रल में अलग रिएक्शन होती है। अब न्यूट्रल में ये जो H2O जब बन जाता है तो ये O2 जो है ना, O2 के जो और आयंस होते हैं वो दोबारा से यहाँ पे क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। किसको, जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आए थे एक स्पॉट से अनदर स्पॉट, ठीक है। और सेम रिएक्शन हो रही है, देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस अब क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन के अदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो H2O के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखो इनके साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे रहा है। और फिर से अब क्या बन रहा है, अब बन रहा है OH आयंस, ठीक है। अब क्या बन रहा है, OH आयन। देखो दोनों जो रिएक्शन है ना इंपॉर्टेंट है, पहले ये वाली होगी फिर ये वाली होगी, लेकिन होगी दोनों, ठीक है। तो ध्यान से समझो हुआ क्या, पहले एनोड में ये रिएक्शन हुई, आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Fe2+ बनाया, ठीक है। बाद में अब Fe2+ का यूज अब होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बाद, मेन रिएक्शन तो अब इसके बाद है, इसके बाद समझोगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हुई है दूसरे स्पॉट पे मेटल के, जहाँ पे क्या हुआ कि जो O2 था पहले उसने उन इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म किया, फिर बाद में ऑक्सीजन ने ही उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दोबारा से इलेक्ट्रॉन को गेन किया और OH आयंस बनाया। और ये जो OH आयन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब आएगा आपके काम, ठीक है। O2 from air and water reacts with electron coming from anode। भाई ऑक्सीजन वाटर में भी है, ऑक्सीजन आपका एयर में भी है, तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो कि कहाँ से आ रहा है आपका, आयरन के थ्रू लूज करके आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस है, पहली रिएक्शन ये वाली है, दूसरी रिएक्शन ये वाली है, एंड तीसरी रिएक्शन ये वाली। बिल्कुल हम स्टेप वाइज चलेंगे, हो क्या रहा है पूरा बताऊंगा आपको कि जंग किस तरीके से लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कि इसके बाद क्या होता है, ये OH का क्या रोल है, ये Fe2+ का क्या रोल है, ठीक है। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छा, अब समझिए कि हुआ क्या था। मैंने आपको बोला था Fe2+ एंड OH जो लास्ट में बन रहे थे एनोड एंड कैथोड में, ठीक है, उनका यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखो एनोड से Fe2+, ये Fe2+ है, ठीक है, एनोड से Fe2+ आ गया, और कैथोड से क्या आ गया, OH आयंस। ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट होकर फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ना, इसका मेन काम क्या है, देखो इसका ही मेन काम होता है रस्ट को प्रोड्यूस करना, रेडिश ब्राउन रस्ट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड H2O, ठीक है, ऑक्सीजन एंड वाटर के फिर से प्रेजेंट में यही जो है वो काम बिगाड़ेगा, यही आपका रेडिश ब्राउन का रस्ट फॉर्म करेगा। दिस टर्न्स इनटू ब्राउन रस्ट। कैसे, देखो ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि आपका एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, और ये बना देता है फेरस ट्राइहाइड्रोक्साइड। और ये जो फेरस ट्राइहाइड्रोक्साइड ही है, यही होता है हमारा रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। X मतलब इसलिए क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स का कोई भी मुकाबला नहीं है, कितने भी आ सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लग सकते हैं, इसलिए XH2O। तो यही होता है हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला। होप सो आपको रिएक्शन अच्छे से याद हुई हो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लेना, ठीक है। पीछे जो इससे पहले वाला पार्ट देखना कि कैसे एनोड कैथोड में क्या हुआ, देन उसके बाद इनका रोल कहाँ से, ये दोनों जो है Fe2+ OH कहाँ से आए, इनका रोल क्या था, और इन्होंने किस तरीके से रस्ट को प्रोड्यूस किया, तो ये रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं
अब हमारा पूरा डेफिनेशन पार्ट है, थोड़ा बहुत बचा हुआ, उसको तुरंत तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, एक्चुअली में जो टाइप्स ऑफ कोरोजन होता है वो हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक यूनिफॉर्म कोरोजन, एक होता है आपके पास फिटिंग कोरोजन, एक होता है आपके पास गैल्वेनिक कोरोजन, एक होता है आपके पास क्रिवाइस, क्रिवाइस या फिर क्रिवीस, जो आपको बोलना है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वैसे तो क्रिवाइस ही होता है। और जो लास्ट में होता है हमारे पास इंटर ग्रैनुलर कोरोजन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो यूनिफॉर्म कोरोजन होता है हमारा, वो क्या होता है? हैपन्स इवनली ओवर द एंटायर सरफेस। घर पे कभी टीन शेड कुछ लगाना, उस पर आपका रस्ट होता है तो यूनिफॉर्म रस्ट होता है, ठीक है, ये कोरोजन होता है। पिटिंग कब? फॉर्म्स स्मॉल होल्स और पिट्स ऑन द मेटल सरफेस, वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म पे देखो, एल्यूमिनियम सरफेस पिटिंग इन मरीन एरियाज। भाई मरीन एरियाज देखा होगा आपने, ठीक है, ये मरीन एरियाज के बारे में पता होगा, जो ज़्यादातर हमारे जो ये मतलब पानी के किनारे पे जगह जगह रहती हैं, ठीक है, तो वहीं पे ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो सिंक, सिंक हो गया, उसके अंदर मतलब सिंक के अंदर जब जंग लगता है, ठीक है, इनसाइड द होल, है ना, तो यही बहुत स्ट्रांग होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनिक, यहाँ पे समझो, अकर्स व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर इन कनेक्टेड इन अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट। अब यार इन्वायरमेंट तो देखो मेन है ही, अगर आपके पास इन्वायरमेंट ऐसा है कि भाई मॉइस्चर है और वहाँ पे दो अलग अलग टाइप के जो मेटल्स है वो कनेक्टेड हो रखे हैं उनके पाइप, जैसे कि हो गया आपके पास एल्यूमिनियम एंड ये ले लो, जो आयरन ले लो या फिर आयरन कॉपर ले लो, तो आयरन बहुत जल्दी रस्ट की तरफ भागता है अगर उसको मॉइस्चर दिखता है, ठीक है, तो वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, खुद तो डूबेगा डूबेगा, वो कॉपर को भी ले डूबेगा। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, क्रिवाइस की बात करता हूँ, हैपन्स इन नैरो गैप्स, बहुत ही मतलब छोटे छोटे गैप्स में ये होता है ज़्यादातर। जब कब होता है? जब पानी के अंदर चीज़ें हमारे प्रेजेंट रहती हैं, तो उस केस में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल स्टेनलेस स्टील नट बोल्ट, जैसे नट बोल्ट, अगर आप नट बोल्ट को पानी में डुबा कर रखोगे तो हो जाएगा, लग जाएगा, उसके ऊपर ऊपर में जंग अंदर भी लग जाता है ना। एक्सपोज टू सी वाटर, भाई सी वाटर में अगर काफ़ी देखा होगा, जैसे शिप्स के जो नट बोल्ट होता है, जो जितना हिस्सा उनका पानी में डूबा रहता है सी वाटर, तो उसके अंदर जंग लग जाता है, टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, है ना। अच्छा, इंटर ग्रैनुलर, अब इसका समझो, हैपन्स अलोंग ग्रेन बाउंड्रीज इनसाइड द मेटल, मेटल के अंदर होता है भाई साहब, है ना। कैसे? देखो, एल्यूमिनियम एलॉयज आफ्टर इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट, ये कब होता है? जब हमारे पास जो जनरली इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप एल्यूमिनियम का मेटल बना रहे हो और उसके इसमें आपने उसको हीट अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराई है, भाई मेटल को अगर आपको शेप में लेके आना है तो उसको एक पर्टिकुलरली हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है। लेकिन अगर आपको उसका ट्रीटमेंट ही आपने उसको अच्छे से नहीं दे रखा और आपने उसको सिंपल कुछ आधा अधूरा काम करके हीट कम प्रोवाइड करा के उसको आपने कन्वर्ट करके भिजवा दिया, ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम क्या करेगा ना, वो जल्द से जल्द आपका रस्ट पकड़ेगा। और वो जो रस्ट पकड़ता है वो कैसा होता है? इंटरग्रेनुलर, वो अंदर अंदर से रस्ट लगता है, ठीक है। और वो अंदर अंदर से जो रस्ट लग रहा है ना, वो एक्चुअली में किसकी कमी होती है? कम हीट प्रोवाइड करने की, ठीक है। तभी कभी देखना एल्यूमिनियम के अंदर अंदर में भी कभी कभार हमारा रस्ट लग जाता है, तो वो कैसा रस्ट होता है? इंटरग्रेनुलर रस्ट, ठीक है। तो ये तो आपके 5 टाइप के कोरोजन थे। अब हम क्या करते हैं, इनके प्रिवेंशन के मेथड देखेंगे, ठीक है, कौन कौन क्या क्या तरीके हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसी के साथ हम इस वीडियो को भी खत्म करेंगे और अपने इस चैप्टर का पूरा पोर्शन खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है भाई, कोरोजन क्या होता है पता चल गया, फॉर्मूला क्या होता है पता चल गया, है ना, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सब पता चल गया, एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोरोजन पता चल गया क्या क्या होता है। अब ये 3 चीजें देख रहे हो, कॉज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन, इसी के बेस में केस बेस्ड स्टडी में या किसी न किसी केस में आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन के आ सकता है, चाहे वो प्री बोर्ड में आया फिर बोर्ड में आए। तो ध्यान से देखो, कॉज, कॉज क्या क्या होता है इसके, कोरोजन के कॉज, मतलब कोरोजन होता क्यों है? मॉइस्चर सबको पता है, एयर O2 एंड CO2 के खास करके सबको पता है। एसिड रेन, ये शायद आप लोगों को ना पता हो। तो एसिड रेन क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गई, वो हमारा क्या कहते हैं उसे, एटमॉस्फेयर में बन के आती है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर एसिड रेन होती है उसकी वजह से भी हमारे मेटल की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, मेटल का सरफेस ख़राब होता है और रस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पानी में नमक, है ना, सॉल्टी वाटर, फिर केमिकल फ्यूम्स, मतलब अगर कोई अलग केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल्स डाल जाते हो कि जो मेटल की सरफेस को डैमेज कर दे, ठीक है, उसकी वजह से भी रस्ट लग सकता है। पॉल्यूटेंट्स गैसेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड,
ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इस टाइप की गैसेस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो कॉज है। अच्छा, इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं भाई? बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट मेन इफेक्ट्स यार। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि आज ये ब्रिज गिर गया, आज वो ब्रिज गिर गया, आज इधर ऐसा हो गया, आज उधर वैसा हो गया। तो वो होता है क्वालिटी जब खराब लगाते हैं ना, तब होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इफेक्ट्स, वीकनेस या फिर वीकन्स द स्ट्रक्चर, ब्रिज बिल्डिंग्स, मैंने वही बोला आपको। कॉजेज होल्स एंड लीक्स, ठीक है, मतलब कॉज करते हैं या तो फिर लीक कॉज करते हैं या फिर होल्स हो जाते हैं, है ना। रिड्यूस अपीयरेंस एंड साइन, यार आपने बढ़िया से बिल्कुल चमका रखा था, नया नया था मेटल, बहुत स्टार्ट नया नया में तो बहुत प्यारा लगा, शाइन मार रहा था बिल्कुल, बाद में वो रस लगा और उसका जो अपीयरेंस था वो, या शाइनिंग थी उसकी, कम हो गई, है ना। इकोनॉमिक लॉसेस, यार ये तो अब क्या ही बोले, ब्रिज बनाओगे ढंग का क्वालिटी यूज नहीं करोगे, गिरेगा, पैसा तो वेस्ट जाएगा ही, है ना। सेफ्टी हजार्ड्स, सेफ्टी हजार्ड्स यार सबसे मेन तो है सेफ्टी हजार्ड्स। मान लो उस ब्रिज में लोग चल रहे हैं, कभी ब्रिज गिर गया, ऐसा हो गया, मतलब बहुत सारे होते हैं यार। ट्रेन की पटरी को ही देख लो, उसमें भी ऐसी चीज़ें होती है, अगर आप क्वालिटी अच्छे से यूज़ नहीं करते हो तो लाइफ थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना ह्यूमन लाइफ को, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो इफेक्ट्स है बहुत, आप ये मत सोच रहे प्रॉब्लम बहुत छोटी है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है कोरोजन। कोरोजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ना, हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ प्रिवेंशन मेथड्स होते हैं। वो प्रिवेंशन मेथड क्या होता है, देखो जरा। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग और कोटिंग कर सकते हो। आप लोगों ने शायद, आपने कभी अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कोटिंग या पेंटिंग करते हो, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। अगर आप पेंटिंग या कोटिंग करते हो तो एक ऐसी मेटल के सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है कि वो एयर एंड मॉइस्चर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोक देती है, ठीक है, इसलिए कोटिंग होती है। गैल्वेनाइजेशन, अच्छा गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो आयरन होता है उसको कोट किया जाता है जिंक से, ठीक है, आयरन को कोट किया जाता है जिंक से, ताकि अगर कोरोजन या रस्टिंग की प्रोसेस हो भी तो आयरन की सरफेस पे ना हो, जिंक पे हो। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिंक कोरोड्स या फिर जिंक कोरोड्स इंस्टेड ऑफ आयरन, ठीक है, मतलब जिंक में आपका जंग लगेगा इंस्टेड ऑफ आयरन, ठीक है। तो इसलिए गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है। एलॉइंग, एलॉइंग मतलब मिक्सअप, है ना। मिक्सअप कैसे, यूजेस ऑफ एलॉयज लाइक स्टेनलेस स्टील। भाई अगर आप स्टेनलेस स्टील का यूज करोगे तो उसमें जो जंग लगने के चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। कैसे, आपको पता है स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आयरन प्लस क्रोमियम। बस जितना आप स्टेनलेस स्टील को यूज करते रहोगे उसमें उतने ही जंग लगने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा ना, क्रोमियम थोड़ा कम रस्ट की तरफ झुकता है, मतलब झुकाव रस्ट की तरफ क्रोमियम का कम होता है, इसलिए। अच्छा, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कॉमनली मशीनरी पार्ट्स में होता है। जैसे आपने बाइक, जैसे मेरी बाइक है जावा, है ना, तो उसमें जो चेन सेट होता है उसमें हम ग्रीसिंग कर देते हैं, है ना। कभी कभार ऑयलिंग कर देते हैं, या ज़्यादातर जो मशीनरी पार्ट होते हैं, बड़े बड़े शिप्स के, कार्गोस के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, उसमें हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। कार हो गई, ट्रक हो गए, उनके पार्ट्स में ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो कोरोजन से या फिर रस्ट से बचे, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, अब यार ये देखो, कैथोडिक प्रोटेक्शन यूजिंग अ सैक्रिफिशियल एनोड। अब ये मेरा फेवरेट तरीका लगता है, जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तो मेरे को बड़ा अच्छा तरीका लगता था, सबसे पहले याद हुआ था मुझे। यूजिंग अ सैक्रिफिशियल एनोड अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना, मतलब आप बोल सकते हो कि जो रस्ट की प्रोसेस है उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है। बेवकूफ़ इन द सेंस कैसे कि यूजिंग अ सैक्रिफिशियल एनोड अ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। इसमें हो क्या रहा है, इसको समझो। इसमें एनोड एंड जो कैथोड की प्रोसेस है, देखो आपको पता है एनोड आयरन की सरफेस पे होता है जब आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना। एंड फिर कैथोड आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के केस में होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ना। तो यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे जो एनोड की प्रोसेस है ना, वो आयरन परफॉर्म नहीं करता, मैग्नीशियम परफॉर्म करता है, ठीक है। या फिर कैथोड की जो प्रोसेस है वो आयरन परफॉर्म नहीं करता, वो कोई और परफॉर्म करेगा। अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है वो। तो उस वजह से रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाई, बेवकूफ बना दिया ना। जब रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं हो पाई तो हुआ क्या, रस से बच गया, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इजी है। इसमें क्या है कि कवरिंग मेटल विद अनदर मेटल, मतलब जो मेटल की सरफेस होती है उसको अनदर मेटल से हम कवर कर देते हैं उसकी सरफेस को, ताकि जंग न लगे। किसके थ्रू, उसको करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ठीक है, वेल्डिंग वाले, है ना, वेल्डिंग वाले देखा होगा ना। तो यही होता है कोरोजन, एंड इसी के साथ मेरा चैप्टर खत्म होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये लास्ट वीडियो थी और ये लास्ट टॉपिक था, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगती हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो के थ्रू समझ में आता है चीज़ें, या फिर समझ में आता है कॉन्सेप्ट,
तो प्लीज़ कमेंट में अंडरस्टूड सर लिख लिया करें, ठीक है। इससे थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, मेहनत लगती है यार वीडियोस बनाने में, तो उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझो एंड सपोर्ट करो। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं और जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो में जल्द से जल्द लेके आता जाऊं। देखो जितने ज़्यादा कमेंट्स एंड शेयर्स एंड सब्सक्राइब होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे मेरे को इनकरेज करेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, या फिर थोड़ा सा और वीडियो बनाइए, है ना, तो उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने में। तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से चले एंड ऐसे ही हम आगे और वीडियोस को लेके आते रहे, और आप और मैं ऐसे ही हम वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहे। तो चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही, एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एंड आज के लिए फिर इतना ही करते हैं और टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।